जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इकोनॉमिक्स का सीरीज का 13वां वीडियो है और आज का टॉपिक है आर्थिक उदारीकरण की उपलब्धियां। तो आइए देखते हैं आर्थिक उदारीकरण की क्या उपलब्धियां रही है। हमने एलपीजी रिफॉर्म 1991 में किया था। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। और इन्हीं तीनों स्तंभों पर हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था की इमारत खड़ी की थी और इस इमारत की क्या उपलब्धियां रही है इसको इस लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उदारीकरण के आर्थिक प्रभाव की चर्चा करेंगे, क्योंकि उदारीकरण का सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में भी प्रभाव पड़ा था। तो केवल यहाँ पर आर्थिक प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो प्रभाव की बात करेंगे तो यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों को देखेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है आर्थिक जगत पर। तो आर्थिक जगत के अंतर्गत औद्योगिक जगत और कृषि जगत दोनों शामिल हो जाते हैं। औद्योगिक जगत जो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ता है, और कृषि जगत जिस पर हमारी अधिकांश आबादी निर्भर करती है, एक बड़ी आबादी निर्भर करती है तथा इसका बड़ा योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में रहता है। तो आइए देखते हैं कि आर्थिक जगत पर उदारीकरण का क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो हमारी जीडीपी वृद्धि 1991 से पहले 3.5 से लेकर 4% थी, और हमने एलपीजी रिफॉर्म किया तो हमारी औसतन जीडीपी 6 से 7% हो गई। इसके अलावा विदेशी मुद्रा के भंडार में भी वृद्धि हुआ था, जो कि हम जानते हैं कि 1990 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था और मात्र हमारे पास 10 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। आज हम उस 1991 के बाद विदेशी मुद्रा भंडार में तेज़ी से वृद्धि होने लगा था। हम अपनी ज़रूरत का ऐसी 80% पेट्रोलियम बाहर से मंगाते हैं और अन्य वस्तुएं भी मंगाते हैं जिसके लिए विदेशी मुद्रा की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारे इकोनॉमिक्स में स्टेबिलिटी आने लगी विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ने से। इसके अलावा महंगाई पर नियंत्रण आया था, 4% के करीब था। हम जानते हैं कि 1991 से पहले यह महंगाई दर लगभग 10 से 12% के करीब में पहुंच गया था। इसके अलावा भारत में विदेशी पूंजी भी आने लगी थी। भारत में विदेशी पूंजी किस रूप में आने लगी थी? क्योंकि हम लोगों ने उद्योगों से संबंधित और शेयर बाजार से संबंधित जो भी नीतियाँ थी उसमें हम लोगों ने ढिलाई की थी, उदार बनाया था, जिस वजह से क्या हुआ कि उद्योग लगने लगे से और शेयर बाजार से पैसे आने लगे थे, विदेशी पूंजी आने लगी थी। इसका प्रभाव हुआ कि हमारी आर्थिक वृद्धि होने लगी थी। इसके अलावा भारत विश्व बाजार से जुड़ने लगा था, जिसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। इसमें सर्विस सेक्टर अपना चरम रूप पर था, जिसे हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत में आगे बढ़ा। बहुत ज़्यादा भारतीय प्रोफेशनल, आईटी प्रोफेशनल की मांग विदेशों में होने लगी थी। इस तरह से आईटी प्रोफेशनल विदेशों में काम करने लगे थे। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ श्रम सस्ता है। अगर काम कराना है यूएसए में तो उसकी कीमत अगर मान लेते हैं 100 रुपये है, तो वहीं पर भारत में वो चीज़ें 15 रुपये में हो जाती थी। इस वजह से भारत आउटसोर्सिंग भी करने लगा, यानी कि बीपीओ का नाम सुना होगा, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होता है। तो भारत से आउटसोर्सिंग होने लगा, आईटी कंपनी आउटसोर्सिंग करने लगी। भारतीय कंपनियां दे रही है क्योंकि सस्ता श्रम है। इससे भारतीय आईटी कंपनी बहुत तेज़ी से विकसित हुई और आईटी प्रोफेशनल की मांग बहुत तेज़ी से होने लगा विदेशों में। भारतीय आईटी प्रोफेशनल की मांग विदेशों में होने लगा। तो ये किस कारण से हुआ? उदारीकरण के नीति के कारण भारत को विश्व में तरजीह मिलने लगी आईटी के क्षेत्रों में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इसके अलावा हम देखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी थी। औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी किस रूप में? जो देसी कंपनियां होती है उनमें, देसी विदेशी कंपनियों में कंपटीशन का भाव उत्पन्न हो गया। कंपटीशन का भाव उत्पन्न क्या होगा? इससे भारतीय उद्योग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम लग गए थे। भारतीय उद्योग में रिसर्च और डेवलपमेंट के काम में लग गए ताकि प्रतिस्पर्धा में टिक सके। इससे क्या हुआ कि तकनीकी विकास होने लगा और वस्तुओं के मूल्य में गिरावट होने लगी थी R&D के कारण। उसके बाद हम देखें कि 1991 से 2000 के बीच पुराने तरीके से काम करने वाले जितने भी उद्योग थे लगातार बंद होते चले गए, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। जहां पहले हम लोग रोड के किनारे जाते थे तो बहुत सारी हलचल मची रहती थी, चिमनियों से धुआं निकलते रहता था। ये सारे के सारे कंपटीशन में आने के बाद ये बंद होने लगी थी और नई उद्योग लगने लगे थे। बहुत सारे भारतीय उद्योग जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरे, वे विदेशी कंपनियों का सामना किया, अपने को विकसित किया एवं भारतीय उद्योगों को विकसित किया। इसके अच्छे परिणाम आने लगे थे। ये सारा का सारा R&D के कारण हुआ था और R&D से भारतीय उद्योग जगत विकसित हुआ। ये R&D का प्रभाव रहा है। तो इसलिए R&D पर पैसा खर्च किया जाना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर
पैसा खर्चा किया जाना चाहिए। ये और इसके अलावा देखें तो लोगों का मानना है कि ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, लेकिन कुछ हद तक सही है। परसेंटेज की दृष्टि से देखेंगे तो गरीबी में कमी आई थी, क्योंकि गांव विकसित होने लगे थे। गांव में आप देखेंगे ट्रैक्टर पहुंच गया था, टीवी पहुंच गई थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वहां पर पहुंचने लगी थी, तो गांव विकसित हुए थे। गरीबी रेखा से लोग नीचे आने लगे थे। बीपीएल, गरीबी कम हुई थी। बीपीएल में जो लोग शामिल थे उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद। इसके बाद मध्यम वर्ग की आय में वृद्धि हुई थी। मध्यम वर्ग की जो आय थी उसमें वृद्धि हुई थी, बढ़ी थी। और जो मध्यम वर्ग था वो किस में कन्वर्ट हो गया? उच्च मध्यम वर्ग में पहुंच गया, क्योंकि ये जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे आईटी प्रोफेशनल हुआ करते थे, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया करते थे और यही आईटी प्रोफेशनल में कन्वर्ट होते चले गए। तो मध्यम वर्ग जो थे, मध्यम वर्ग था वो किस में कन्वर्ट होने लगा? मध्यम वर्ग उच्च मध्यम वर्ग में कन्वर्ट होने लगा था। इससे क्या हुआ कि अगर आईटी प्रोफेशनल की मांग बढ़ेगी तो विदेशों में पलायन भी बढ़ेगा भारत की ओर से, और वहां जाकर कुछ लोग तो बसने भी लगे थे, ठीक है। तो भारतीय पेशेवर विदेशों में जाने लगे, जिससे क्या हुआ कि वहां से जो विदेशी मुद्रा थी भारत में आने लगी और विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि होने लगा था। इसके अलावा उत्पादन में वृद्धि से औद्योगिक निर्यात में वृद्धि हो गया था। आर&डी किया जा रहा था उद्योग में, ठीक है, कंपटीशन का भाव था, तो उत्पादन में वृद्धि से औद्योगिक निर्यात में भी वृद्धि होने लगा, यानी कि उद्योगों में जो उत्पादित होते थे उसका निर्यात विदेशों में होने लगा था। ये उद्योगों पर प्रभाव पड़ा, तो ये सकारात्मक प्रभाव रहा आर्थिक उदारीकरण का। इसके बाद हम देखेंगे कि आर्थिक जगत पर इसका नकारात्मक प्रभाव को देखें तो जो उदारीकरण का आर्थिक जगत पर नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो रोजगार विहीन आर्थिक विकास हो रहा था, यानी कि जीडीपी में तो आपकी वृद्धि हो रही थी, पर कैपिटा इनकम में तो वृद्धि हो रही थी, लेकिन रोजगार विहीन वृद्धि हो रही थी। यानी कि इस समय तकनीक का विकास बहुत ज़्यादा हो चुका था, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी आज हम चर्चा करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा था। इससे क्या हुआ कि लोगों को जगह मिलना बंद हो गया, जॉब मिलना बंद हो गया, लोग बेरोजगार होते चले गए। इसकी आलोचना की जाती है आर्थिक उदारीकरण की, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद लोगों को रिप्लेस करता चला गया, मशीनें लोगों को रिप्लेस करती चली गई, जिसमें रोबोट, एआई, इससे लोगों का रोजगार खत्म होने लगा था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्रेक्जिट। एक नाम सुना होगा, ब्रेक्जिट, ठीक है, इसका नाम सुना होगा आपने, जो कि ब्रिटेन होता है यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल आता है। उसका कहना था कि यूरोपीय यूनियन में जो शामिल देश थे, यानी कि पश्चिमी यूरोप के देश, पूर्वी यूरोप के देश, जो कि जिन पर साम्यवाद का प्रभाव था, जो रसिया का प्रभाव था, ये थोड़े गरीब थे। पूर्वी ईस्टर्न यूरोप थोड़ा सा गरीब है वेस्टर्न यूरोप की तुलना में। तो यहाँ के लोग आने लगे और आकर जो लोकल लोग थे उनका जॉब छीनने लगे, क्योंकि जो ईस्टर्न यूरोप के लोग थे बहुत कम पैसे में ही काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ब्रेक्जिट के कारण मुख्य कारण ये भी था कि रोजगार छीना जा रहा था ब्रिटेन के लोगों का, ठीक है, ब्रिटेन के लोगों का रोजगार छीना जा रहा था। यानी कि पिछड़े यूरोपीय देश, जो पूर्वी देश हैं, पूर्वी यूरोपीय देश के लोग ब्रिटेन आकर सस्ते दरों पर काम कर रहे हैं, इससे स्थानीय लोगों का रोजगार का संकट पैदा हो रहा था। ये भी ब्रेक्जिट का कारण रहा है। हालांकि सांस्कृतिक कारण भी रहा है, लेकिन रोजगार भी मेन कारण रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बनकर आए तो उन्होंने कहा अमेरिका अमेरिकियों के लिए है, यानी कि जो अमेरिका है अमेरिकियों के लिए है, जो अमेरिकी लोग हैं उनको रोजगार मिले। बाहर से लोग आ रहे थे, आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध लगाया जाने लगा, बाहर से लोग जो आ रहे थे उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाने लगा कुछ हद तक। तो ये देख रहे हैं संरक्षणवाद की नीति अपनाई जा रही थी अपने लोगों के लिए। तो ये सब किसके लिए हो रहा था? आर्थिक उदारीकरण के वजह से हो रहा था। तो रोजगार विहीन आर्थिक विकास एक वैश्विक घटना है। अब भारत में उदारीकरण के 20 वर्षों बाद बहुत तेजी से यह उभरा और भारत फिर से और आर्थिक संकट में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है वर्तमान में। इसके अनेक कारणों को देखें, इसका अनेक प्रभाव को देखें तो आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। आर्थिक उदारीकरण के कारण क्या हुआ है? आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? धनी और धनी होता चला गया और गरीब होता चला गया।
एक आंकड़े की बात करें, अलग अलग संगठन अपने आंकड़े जारी करते हैं, तो भारत में 1% लोगों के पास, भारत में 1% लोगों के पास पूरी संपत्ति का 60% है, यानी कि भारत की पूरी संपत्ति का 60% है। और इसी आंकड़े को और बड़ा करें, 10% लोगों के पास 81% संपत्ति है, यानी कि 90% लोगों के पास मात्र कितना प्रतिशत संपत्ति है? 19% संपत्ति है। देख रहे हैं, आर्थिक असमानता में वृद्धि होता चला गया, धनी और धनी होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। इसलिए उदारीकरण को हम लोग पूंजीवाद कर रहे हैं, इसलिए उदारीकरण पूंजीवाद है। इससे पहले हम लोग समाजवाद को लेकर चल रहे थे, यानी कि समान वितरण को लेकर चल रहे थे। एक और आंकड़ा की बात करें आज़ादी पूर्व का, 1939-40 के दौरान, आज़ादी से थोड़ा सा दिन पहले का, 1% लोगों के पास देश की पूरी संपत्ति का मात्र 21% था, और आज कितना हो गया है? 60%। देख रहे हैं कितना ज़्यादा अंतर हो गया है। तो गरीब और अमीर में इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई है। और इस आर्थिक असमानता के संदर्भ में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन लोगों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो अपराध, नक्सलवाद और आतंकवाद के परिस्थितियों में बढ़ावा मिलेगा, इनकी बढ़ने की आशंका बढ़ती चली जाएगी। इस कारण भारत में और विश्व में समावेशी यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है। इसके अंतर्गत हाशिए पर जो लोग हैं उनको समाज के मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक, दिव्यांग, महिलाएं और अन्य आते हैं। इसके अलावा बात करें तो आर्थिक असमानता में वृद्धि के साथ साथ प्रतिस्पर्धा से अधिक उत्पादन की होड़ मची हुई है, जिससे पर्यावरणीय संकट पैदा हो रहा है। अधिक उत्पादन के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है, जिससे प्रदूषण की मात्रा और भी बढ़ रही है। जिससे क्या हो रहा है कि प्रदूषण की मात्रा और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, और उत्पादन अधिक होने से ट्रेड वार यानी व्यापार युद्ध की भी संभावना बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि हाल ही में USA और चाइना में हम लोगों ने देखा था, जो पहले कोल्ड वार था वो ट्रेड वार में दिखाई देने लगा है। ट्रेड वार के अंतर्गत क्या होता है कि दूसरे देश की चीज़ें या वस्तुएं अगर हमारे देश में सस्ते दाम पे बिक रही है, जिससे स्थानीय उद्योग बंद हो रहे हैं, इनको बचाने के लिए यानी स्थानीय उद्योग को बचाने के लिए संरक्षणवाद की नीति अपनाया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि स्वदेशी वस्तु का दाम 100 रुपया है और विदेशी वस्तु का दाम 85 रुपया है, तो बाजार से स्वदेशी वस्तु बाहर होती चली जाएगी और हमारा उद्योग धंधा बंद होता चला जाएगा, रोजगार बंद होता चला जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने उद्योगों को संरक्षण देने के लिए विदेशी वस्तुओं पर ढेर सारा टैक्स लगा देंगे, जिसका मूल्य 100 रुपये से अधिक हो जाएगा और ये स्वतः बाजार से बाहर हो जाएगी, जिसे हम लोग संरक्षणवाद कहते हैं। यानी कि बाहरी चीज़ों पर भारी भरकम टैक्स लगाकर अपने उद्योग, अपनी वस्तुओं को संरक्षण देना ही संरक्षणवाद होता है। तो ये हम लोग ये आर्थिक उदारीकरण के अंतर्गत करने लगे हैं। तो ठीक है, तो क्या हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या उदारीकरण फेल हो गया है? तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसे और क्यों फेल हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हुए कहा जाता है कि रोजगार के संकट पैदा हो रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, आर्थिक वृद्धि पर ध्यान दिया जा रहा है, आर्थिक विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, संरक्षणवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस कारण से कहा जा रहा है कि आर्थिक उदारीकरण फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि रोजगार के मामले में कहा जा रहा है कि रोजगार का स्वरूप बदल रहा है, शिक्षित लोगों को रोजगार मिल रहा है और शिक्षित लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसमें IT प्रोफेशनल प्रमुख होते जा रहे हैं। तो ये रहा आर्थिक उदारीकरण की सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। अब हम लोग आर्थिक उदारीकरण के कृषि पे प्रभाव पर कल चर्चा करेंगे। और आज हम लोगों ने सकारात्मक और नकारात्मक में सबसे पहले सकारात्मक देखा था कि GDP में तो ग्रोथ हुआ है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ हुआ, लेकिन इस ग्रोथ के साथ रोजगार विहीन आर्थिक विकास हुआ है, आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है और प्रतिस्पर्धा से अधिक उत्पादन की होड़ मची हुई है। तो ये रहा आज का टॉपिक। तो आज भर इतना ही रखते हैं, कल हम लोग आर्थिक उदारीकरण का कृषि पर प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।